हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल का थर्ड लेक्चर। तो लास्ट टू लेक्चर जो है इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, और सेकेंड वीडियो जो है इसमें हमने कवर किया था माइटोसिस प्रोसेस को। ठीक है, तो अगर आपने ये दोनों भी लेक्चर्स अगर देखे हैं, ठीक है, और आपको माइटोसिस जो भी मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था, तो माइटोसिस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, हर एक फेज जो है उसमें क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप इस लेक्चर में जो मियोसिस पढ़ोगे वो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो डिफरेंसेस ही हमें ज़्यादा फोकस करना है, बाकी का मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो सेल साइकिल में हम आज जो है वो स्टार्ट करेंगे मियोसिस। ठीक है, तो एक्चुअली मियोसिस क्या होता है ना, तो मियोसिस एंड माइटोसिस ये जो दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस ये दो प्रोसेस जो है इससे आप क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कर सकते हो। ठीक है, तो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन करने के लिए हमारे पास में दो प्रोसेस होती है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई सेल अगर डिप्लॉइड है और ये सेल डिप्लॉइड है, तो इसका मतलब इसका अगर माइटोसिस अगर आप करोगे, है ना, तो इसका क्या करोगे, माइटोसिस। तो माइटोसिस करने के बाद इससे एक से कितने सेल्स बनेंगे, तो बोलेंगे दो सेल्स बनेंगे, है ना। तो माइटोसिस में सेल, जब माइटोसिस के बाद में जब सेल डिवाइड होता है तो एक से दो सेल्स बनते हैं, और दोनों सेल का जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा इट इज़ सेम एज लाइक ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो डिवीजन होता है इट इज़ कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो इसलिए माइटोसिस को हमने क्या बोला था, इक्वेशनल डिवीजन बोला था। ठीक है, तो ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, बराबर। और नेक्स्ट माइटोसिस जो है ये किस सेल में होगा, तो बोलेंगे माइटोसिस जो है ये बॉडी के सभी सेल्स में कैरिड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ऑल सेल्स जो है इट कैरिड आउट माइटोसिस। ठीक है, तो सभी सेल जो है ये माइटोसिस को कैरिड आउट कर सकते हैं, चाहे वो सोमैटिक सेल्स हो या फिर आपके जर्म सेल्स हो। ठीक है, तो सोमैटिक प्लस जर्म सेल्स, तो ये सारे सेल जो है वो माइटोसिस कर सकते हैं। ठीक है, बट सेकंड ये है कि मियोसिस में एक्चुअली क्या होता है, तो उनकी मियोसिस जो है ये, इसके लिए अगर कोई भी सेल मियोसिस के लिए अगर जाएगा, ठीक है, तो कोई भी सेल अगर मियोसिस के लिए जाएगा तो मियोसिस के केस में एक से चार सेल्स बनते हैं, है ना, एक से चार सेल बनते हैं। तो सेल जो है वो टू टाइम्स डिवाइड होता है, तो यहाँ पे टोटल डॉटर सेल आपके बन जाएंगे चार। और अगर डॉटर सेल की हम बात करें तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सबका जेनेटिक मटेरियल होता है हैप्लॉइड। ठीक है, तो सबका जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड रहेगा। इसका मतलब पेरेंटल डीएनए एंड डॉटर डीएनए में जो डिफरेंस है वो हाफ का है ना। तो डॉटर डीएनए या डॉटर क्रोमोसोम हाफ ऑफ द पेरेंटल क्रोमोसोम, तो इसलिए मियोसिस जो है इसको बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। चलो, तो ये बात क्लियर होगी, रिडक्शन डिवीजन एंड इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस किस सेल में हो सकता है ना, जैसे माइटोसिस सभी सेल में हो सकता है, तो मियोसिस किस सेल में हो सकता है, तो बोलेंगे मियोसिस उस सेल में होगा जो सेल को हैप्लॉइड सेल्स बनाने होते हैं। अब बोलेंगे हैप्लॉइड सेल्स किसको बनाने, तो बोलेंगे हैप्लॉइड सेल्स तो मेनली गैमेट्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स मेनली क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, है ना। तो गैमेट्स फॉर्मिंग सेल कौन से होते हैं, तो बोलेंगे गैमेट फॉर्मिंग सेल जो है वो जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस कहाँ पे होगा, तो बोलेंगे मियोसिस कैरिड आउट इन जर्म सेल्स। ठीक है,
तो जर्म सेल्स जो है ये मियोसिस कर सकते हैं, बाकी कोई भी सेल जो है, सोमैटिक सेल जो है वो कभी भी मियोसिस नहीं करता। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हम बोलेंगे कि जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है उनको अगर गैमेट्स बनाने हैं तो गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस क्यों यूज़ कर रहा है, माइटोसिस यूज़ क्यों नहीं कर रहा है? तो बोलेंगे कि मियोसिस इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि उसको जेनेटिक मटेरियल हाफ चाहिए। तो बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल भी हाफ क्यों चाहिए, है ना? तो ये माइटोसिस से फिर गैमेटोजेनेसिस नहीं कर सकता क्या? तो बोलेंगे कर सकते हैं, ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? देखो यहाँ पे मियोसिस इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी एनिमल्स हैं ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन के केस में अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, अब मेल एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो ये दोनों भी क्या हैं, डिप्लॉयड हैं, और इनका जो भी प्रोजेनी रहेगा, इनसे होने वाला जो भी प्रोजेनी रहेगा वो प्रोजेनी भी, ठीक है, वो प्रोजेनी भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेनी भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। तो इनसे जो भी प्रोजेनी होगा बराबर, तो ये भी तो डिप्लॉयड ही रहेगा। तो डिप्लॉयड प्रोजेनी जो है इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? तो बोलेंगे कि मेल जो गैमेट्स बनाता है, ठीक है, जो भी गैमेट्स बनाएगा, जैसे स्पर्म बनाएगा तो स्पर्म जो है ये हैप्लॉयड होना चाहिए, और जो फीमेल एग बनाएगी ये भी क्या होना चाहिए, हैप्लॉयड होना चाहिए। तभी जाके हैप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों जेनेटिक मटेरियल अगर यहाँ पे मिक्स होते हैं इन दी फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी प्रोजेनी बनेगा वो डिप्लॉयड रहेगा। अगर आपने गलती से भी गैमेट्स डिप्लॉयड बनाए होते तो जो प्रोजेनी होता वो टेट्राप्लॉयड हो जाता, 4n हो जाता है ना। तो ये हमें नहीं चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके तरह सेम उनका प्रोजेनी भी होता है। ठीक है, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जो गैमेटोजेनेसिस होता है, तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में हम मियोसिस को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ गैमेट्स। ठीक है, चलो इतना समझ में आए यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, अब ये तो बात हो गई कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉयड गैमेट्स चाहिए तो उसके लिए मियोसिस करेगा। ठीक है, बट जैसे अपन बोलेंगे कि इसके लिए मियोसिस तो करेगा, ये तो ठीक हो गया है ना, तो मियोसिस करेगा ये ठीक है यहाँ तक। बट ऐसा कोई एक्सेप्शन है क्या हमारे पास में कि जो ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस के लिए, जो ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस के लिए माइटोसिस को यूज़ करता है? तो बोलेंगे हाँ, हमारे पास में एक ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे पास में एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम एक्सेप्शंस में पढ़ेंगे, है ना। हमारे पास में हनी बीज का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, हनी बीज जो है इसमें अगर आप देखोगे तो हनी बीज में मेल हैप्लॉयड होता है। ठीक है, हनी बीज का जो मेल होता है ये क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, और जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक सिस्टम भी बोला जाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जो है इसमें आप 12th में पढ़ोगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हनी बीज में हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला कंडीशन काम करता है। ठीक है, मतलब हैप्लॉइड अगर कंडीशन आया तो वो मेल में डेवलप होगा, डिप्लॉयड कंडीशन आया तो वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस मेल को हैप्लॉयड गैमेट्स बनाना है। ठीक है, मेल को क्या करना है, हैप्लॉयड गैमेट बनाना है, मतलब स्पर्म जो है वो अपन बोलेंगे कि हैप्लॉयड बनाना है, और फीमेल जो है इसको भी जो एग बनाना है, जो गैमेट बनाना है, ये भी क्या बनाना है, हैप्लॉयड बनाना है। अब ये इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा डिवीजन कैरिड आउट करना चाहिए। आपको इक्वेशनल डिवीजन कैरिड आउट करना चाहिए कि आपको रिडक्शन डिवीजन कैरिड आउट करना चाहिए। तो आप पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल पहले देख लो। पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अगर हैप्लॉयड है, गैमेट का जो जेनेटिक मटेरियल है ये हैप्लॉयड है, मतलब जेनेटिक मटेरियल के नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जितना पेरेंट्स का उतना ही गैमेट का या डॉटर सेल का। तो अपन बोलेंगे कि जहाँ पे चेंज नहीं होता वहाँ पे आप इक्वेशनल डिवीजन करते हो, मतलब आप वहाँ पे करोगे माइटोसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइटोसिस। चलो क्लियर है। तो हमारे पास में एक एक्सेप्शन आ गया कि हनी बीज में जो मेल होता है
वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस को यूज़ नहीं करता, वो माइटोसिस को यूज़ करता है। तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में तो जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉयड है और गैमेट बनाना है हैप्लॉइड वाला, मतलब आधा करना है, हाफ करना है, रिड्यूस करना है, तो बोलेंगे रिडक्शन डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे रिडक्शन डिवीजन, दैट इज मियोसिस। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनी बीज फीमेल में गैमेटोजेनेसिस के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस की माइटोसिस, तो बोलेंगे मियोसिस। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको मेल के बारे में पूछा जाता है तो हम बोलेंगे कि माइटोसिस। क्लियर है यहाँ तक, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जनरल जो मियोसिस एंड माइटोसिस है, इनका हमने डिफरेंस पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि माइटोसिस कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, जिसमें डॉटर सेल का जो माइटोसिस कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें जो डॉटर सेल होता है इसका जेनेटिक मटेरियल के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है ना। एंड सेकेंड इज मियोसिस, उसको अपन बोलेंगे रिडक्शन डिवीजन। और रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है उसका नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल में, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो मियोसिस का इंपॉर्टेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर जैसे अपन बोलेंगे कि मियोसिस जो है, ठीक है, इसका पहला इंपॉर्टेंस तो गैमेटोजेनेसिस में पढ़ लिया। जो जेनेटिक मटेरियल है वो डॉटर सेल में हाफ करना है तो उसके लिए हम मियोसिस करेंगे, ये हमने पढ़ लिया। बट इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं किसके, मियोसिस के। तो जब हम मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको एक एक पॉइंट जो है, एक एक इम्पोर्टेंट जो होता है उसका, वो आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। बट मैं अभी भी एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपने माइटोसिस इसके पहले नहीं समझा है तो मियोसिस आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपने माइटोसिस का लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है मेरा, इसके पहले वाला जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो वो लेक्चर आप पहले देख लो माइटोसिस का, उसके फेजेज जो है वो उसको समझ लो, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो माइटोसिस के जो हर एक फेजेस होते हैं उसके इंपॉर्टेंस को हमने डिटेल में कवर किया है। अगर वो वहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो मियोसिस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस को, ठीक है। तो मियोसिस is type of mechanism used for the segregation of chromosome. Mitosis also a type of mechanism that used for the segregation of chromosome. तो क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने की ये एक मेकेनिज्म्स है जिसको अलग अलग सेल यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे बोलेंगे मियोसिस जो है इसको गैमेटोजेनेसिस में जर्म सेल यूज करेगा। तो मियोसिस कब होगा, तो बोलेंगे सेल साइकिल के एम फेज में कैरिड आउट होगा, जैसे माइटोसिस हुआ था, ठीक है। तो ये एम फेज में कैरिड आउट होगा, क्लियर। दूसरी बात ये है कि सेल साइकिल के एम फेज में अगर मियोसिस होगा तो इसके पहले जो भी G0 फेज, G1 फेज है ना, उसके बाद में हमने पढ़ा था S फेज, G2 फेज है ना। तो ये इनका जो भी जैसे बोलेंगे कि ये G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज जो माइटोसिस में पढ़े थे वो सेम आपको यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेंगे, है ना। तो आपको सेम यहाँ पे याद रखना है। जैसे ये देखो पिछले लेक्चर्स में हमने G0 फेज है ना, G0 फेज से G1 फेज जो होता है ना, उसमें एंट्री कैसे की जाती है, G1 फेज, G0 फेज, इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है ये कैसे होता है ना, साइज़ जो है ये कौन से फेज़ में बढ़ता है, तो ये हमने सब डिटेल में पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ाया था एस फेज़ में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है। उसके बाद में नेक्स्ट एस फेज़ में हमने ये भी पढ़ा था कि हिस्टोन जो है इसका भी डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है या हिस्टोन का सिंथेसिस कहाँ पे, एस फेज़ में। सेंट्रोसोम जो है इसका भी सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एस फेज़ में होता है ना। तो ये हमने पिछले लेक्चर का स्लाइड है, ठीक है। ये सेम G0 से लेकर G2 तक आपको सेम पढ़ना है। डिफरेंस आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे माइटोसिस के जगह पे, ठीक है,
अब माइटोसिस के जगह पे हम क्या स्टार्ट करेंगे, मियोसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं आपको ये रिवाइज करवा के दे रहा हूँ, उसके बाद में हम मियोसिस के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब देखो G0 फेज जो होता है, इसमें जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो डी कंडेंस फॉर्म में होता है, बराबर, और ये जेनेटिक मटेरियल 2n होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि सेल को जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल G0 फेज का सेल G1 फेज में एंटर करेगा, और G1 फेज में एंटर करने के बाद में जेनेटिक मटेरियल में तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते, जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, बट यहाँ पे ऑर्गेनल्स का जो नंबर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स है इसका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे कुछ आरएनए और प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, तो ऑर्गेनल्स का नंबर आप बढ़ा रहे हो, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हो, तो इस फेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में नेक्स्ट हम आए थे एस फेज में। तो एस फेज जो है इसमें होता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, ये भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। तो जिस केस में आपका जो डीएनए मटेरियल था वो डीएनए मटेरियल जो है उसके ऊपर ही अपन क्या करेंगे, डुप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को डबल करना स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो रहा है, जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में एस फेज जो है उसमें रेप्लिकेशन होने के बाद, हिस्टोन का सिंथेसिस होने के बाद, सेंट्रोसोम को डबल करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एंटर करेंगे G2 फेज में। कौन से फेज में, G2 फेज में, क्लियर है यहाँ तक। G2 फेज में एंटर करने के बाद, ठीक है, G2 फेज में एंटर करने के बाद यहाँ पे G2 फेज में क्या होगा, तो मतलब G2 फेज इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ M फेज, मतलब मियोसिस के लिए अभी प्रिपरेशन करेंगे। मियोसिस के लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे, तो बोलेंगे मियोसिस जब आप करोगे तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करना है, उनको सेपरेट करना है, और उनको अगर सेपरेट करना होता है तो आप इसको क्रोमैटिन के फॉर्म में या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जब आपका क्रोमोसोम होता है तो आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। समझ में आए यहाँ तक, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स है ये एक दूसरे में फंस जाएंगे, है ना, तो इसलिए अपन बोलेंगे इनको तो आपको सेग्रीगेट आप नहीं कर सकते हो। तो इनको सेग्रीगेट करने के लिए आपको इसको ऐसे स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा जिससे सेग्रीगेशन इजी हो जाएगा। तो बोलेंगे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो बोलेंगे कि इनको डी कंडेंस फॉर्म से आप कंडेंस फॉर्म में लेके आओ। अगर इसको आप कंडेंस फॉर्म में लेके आओगे तो आप उसको इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडेंसिंग प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद में अगर आपको क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करना है तो क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल ये तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर में होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है। और जेनेटिक मटेरियल अगर न्यूक्लियस के अंदर में है, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बैरियर हो गया क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये बैरियर्स हो गए कहाँ पे, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशंस में, है ना। तो स्पिंडल फाइबर्स भले ही बनेंगे, बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स